आप योगी जी के साथ बराबर रहते भी हैं, मुलाकात भी करते हैं और शायद अभी आपने 5-6 दिन पहले भी मुलाकात की, उसके बावजूद भी आपकी सुरक्षा हटाने कि मेरी सुरक्षा हटाए जाने का मूल कारण है कि सत्य को मैं सत्य कहा। उस समय से मैं उनको जानता था जब वो बुलेट से चलते थे। मुश्किल से 10 किलोमीटर की परिधि में ये तीनों अपराध जगत के बादशाह 10 किलोमीटर की रेंज किया। अपराधी प्रवृत्ति उनकी नहीं थी, न उनके परिवार का पृष्ठभूमि रहा अपराधी का। योगी जी भी इन दिनों को झेले हैं। पुलिस के उत्पीड़न से आंसू बहाया उन्होंने। आज वह ब्राह्मण को गाली देने वाले लोग सिर्फ ब्राह्मण में ही, मुस्लिम में ही अपराधी नहीं ना, और भी जातियों में बड़े बड़े अपराधी हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? उनको मारा जाए, ढूंढ करके उनका इतिहास एकदम नंगा करके मारा जाए, चाहे किसी जात का हो। एक जात विशेष को टारगेट करके जब न्याय का वो चलेगा तो निंदनीय होगा। वही फोन अगर आज आप योगी जी को करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर कुछ मुलाकात नहीं हो सकती है, फोन की बात ही छोड़ दीजिए। मुलाकात करना बड़ा कठिन है कि योगी जी की सरकार जो है ब्राह्मणों से भेदभाव कर रही है। ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल रहा है, और नहीं मिला न्याय तो मैं जबड़े में हाथ डाल करके न्याय दिलाऊंगा। और थाना घेर करके उसको मनाया जा रहा था। जो ही माननीय, यही तकलीफ की बात है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और दोनों को, वो किसी का पक्षधर नहीं था, उसका अलग शौक था कि हम दोनों को मिटा करके तीसरी शक्ति के रूप में उभरे। जो युवा आज गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से जानता है, हम आपको बता दें कि 70, 80 और जो 90 का दशक था, उसमें आखिर गोरखपुर में किसका खौफ था और ऐसा क्या हुआ कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे खतरनाक शहर माना जाने लगा। दरअसल गोरखपुर 70, 80 और 90 के दशक में वीरेंद्र प्रताप शाही, हरिशंकर तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमता रहा। आज हमारे साथ बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है। वो बहुत बड़ा नाम है ब्राह्मण समाज के लिए भी, वो बहुत बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी, क्योंकि 2027 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो इनका जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है। हम बात कर रहे हैं हमारे साथ बैठे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी की, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूपी रत्न से भी इन्हें नवाजा गया है। तो राजेंद्र नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हमने ये देखा कि आपकी कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और खास वो दिलचस्प आज के समय पे इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है तो कहीं ना कहीं ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच में ये राजनीति यहाँ की इस वक्त फिलहाल में घूम रही है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपका अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है वो हमने देखा है कि ये बहुत ही बड़ी एक संगठन है। तो सबसे पहले सर, इसके संघर्ष की कहानी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं शुरू से मेरी मानसिकता समाज के दबे कुचले पीड़ित जरूरतमंद के प्रति जुड़ी रही। कोई ऐसा मुकाम नहीं मिल रहा था कि मैं अपने इन उद्देश्यों को कैसे पूरा कर सकूं। राजनीतिक दलों से शुरू से मुझे एलर्जी थी, कारण कि राजनीति और समाज सेवा दोनों दो धड़ हैं। मैं वर्ष 2000 में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में एक ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाला और शुरू कर दिया। मैं बता दूं कि ब्राह्मण महासभा ही क्यों ज्वाइन किया, और कोई संगठन ज्वाइन कर सकता था। जो हमारे इर्द गिर्द विद्वान गण थे, मैं उनसे सुना करता था, क्योंकि मैं बीएससी का भी छात्र रहा, मैं पढ़ा। शुरू से हमारी मनोभावना ये रही, किसी का आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, किसी का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। एक गरीब परिवार से मैं उठा था, तो गरीबी झेला हूँ, प्रताड़ना झेला हूँ, उपेक्षा तिरस्कार झेला हूँ। तो
तो एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत दिया, उस पर चल करके समाज के लिए कार्य किया, संगठन को ज्वाइन किया कि इसके माध्यम से हम समाज के सभी पीड़ित, जरूरतमंद, बेबस, लाचार, गरीबों की मदद करेंगे। और जो ये नफरत की राजनीति हो रही है देश और प्रदेश में, इसके लिए जिम्मेदार हैं, नफरत पैदा करने में के लिए ये राजनीतिक दल के लोग और नेता अपने निहित स्वार्थ को लेकर के समाज को तोड़ने का, बांटने का, काटने का काम करते हैं। ठीक उसके विपरीत आज देश के विशाल ब्राह्मण समाज के माध्यम से ये मेरा प्रयास है कि ये कटुता समाज में न हो, कारण कि यह काफी घातक राष्ट्र और समाज के लिए है। क्या सर हिंदू खतरे में है? हिंदुत्व को लेकर के सरकार चल रही है, खतरा कहीं कुछ नहीं है। क्यों हिंदुत्व खतरे में है? काहे को है? ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि हिंदुत्व खतरे में है। इस तरीके का बातें मौजूदा सरकार के लिए अगर हम बोलें तो भाजपा की ओर से ये बार बार कहा जाता है, कटोगे तो बटोगे, हिंदुत्व खतरे में है, सब साथ रहो और वोट बंटने मत दो। तो सर इससे तो कहीं ना कहीं समझ में आता है ना कि सरकारें जो हैं आज वो ये चाहती हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहा जाता है कि मुसलमान और यादव, एक खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बात करें तो जो एक तरफ है वो ये एक तरफ ये भी बातें होती हैं कि हिंदुत्व को भी एक तरफ अब आ जाना चाहिए। ऐसा है, ये राजनीतिक दलों के अपने अपने एजेंडे हैं, उनकी अलग पॉलिटिक्स है। ये हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, तो इसके ठीक विपरीत जो पार्टी है वो पीडीए बनाया। पीडीए का मतलब ये है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। क्या उस पार्टी को केवल यही वोट चाहिए? फिर अपर कास्ट कहाँ गया? आज वह ब्राह्मण को गाली देने वाले लोग राजनीति में देख लीजिए, गालियां मिल रही हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, जानवर की तरह काटे जा रहे हैं, उनका आंसू पोंछने वाला, उनकी आवाज बनने वाला कोई नहीं है। आपका सर यही बेबाक अंदाज तो कहीं नहीं आपकी सुरक्षा, कहीं यही वजह तो नहीं बनी कि जब आपकी सुरक्षा हटा दी गई? क्योंकि हमने जब आपके बारे में थोड़ा सा टटोला तो ये पाया कि आप योगी जी के साथ बराबर रहते भी हैं, मुलाकात भी करते हैं और शायद अभी आपने 5-6 दिन पहले भी मुलाकात की, उसके बावजूद भी आपकी सुरक्षा हटाना। देखिए, चाहे योगी जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती जी हों, मैं सबका सम्मान करता हूँ। ये लोग राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के नेता हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से जिस निर्भीकता के साथ पीड़ित के पक्ष में मैं खड़ा होता हूँ या मेरे नेतृत्व में विभिन्न जिलों और राज्यों में मेरे कार्यकर्ता पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, दीन दुखियों का आंसू पोंछने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए कार्य करते हैं, ये आज की राजनीति और राजनीतिक दलों और नेताओं को लिए तकलीफ देती है। तो आपकी बात सही है कि मेरी सुरक्षा हटाए जाने का मूल कारण है कि सत्य को मैं सत्य कहा। एकलौता पुत्र गोरखपुर जिले के माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले की ये कहानी है। गोला थाना अंतर्गत बाढ़ा एक गांव है जहां एकलौता ब्राह्मण पुत्र की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या हुई थी। मैं उस समय हॉस्पिटलाइज था, सारे लोग जुटे, मैं भी गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। देखा कि कफन की राजनीति सभी राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा की जा रही थी। मैंने कहा पहुंच करके कि ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि पीड़ित को न्याय दिलवाऊंगा। और विशेष रूप से मैं ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ब्राह्मण के साथ यह अन्याय और घटना हुई है, मैंने कहा कि मैं दिलाऊंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में 138 संगठनों को लेकर के खड़ा था और सरकार बनाने का कार्य किया था। हमने कहा कि भले हमारी सरकार यह है, लेकिन न्याय से वंचित नहीं होने दूंगा, और नहीं मिला न्याय तो मैं जबड़े में हाथ डाल करके न्याय दिलवाऊंगा और थाना घेर करके। यही मेरा कहना था पीड़ित परिवार के पक्ष में। घर आते आते गोरखपुर का कप्तान मेरी सुरक्षा को हटा दिया। योगी जी भी इन दिनों को झेले हैं, पुलिस के उत्पीड़न से आंसू बहाया उन्होंने और रोया है।
आज पूरे प्रदेश में ये अधिकारी वर्ग जो है ये निरंकुश और बेलगाम हो गया है। तो सर क्या ये मान के चलें कि जिस तरीके से आपने फिलहाल दो बड़ी घटनाएं बताई कि मृत्यु हुई, हत्या हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं आज के समय पे कुंभ चल रहा है, वहां जिस तरीके से भगदड़ हुई, और उसके बाद योगी जी का ये बयान जो अगर सुअर है तो वो ढूंढ रहे हैं लाशें, तो ये क्या मौजूदा सरकार ये सुनने को तैयार ही नहीं है कि जहां पर हमारी गलती है वहां भी अगर कोई आवाज उठाता है तो हम उस आवाज को बंद कर दें। देखिए, योगी जी एक संत हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से एक अच्छे प्रशासक के रूप में इनको जाना जा रहा है। अब भाषाएं पक्ष या विपक्ष की क्या निकल रही हैं वो अलग की बात है। जिस समय ये घटना हुई थी इलाहाबाद कुंभ की, मैं भी कुंभ में मौजूद था। मैं कई बार मीडिया के सामने कह चुका कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बदनाम करने का कार्य उत्तर प्रदेश के निरंकुश और तानाशाह अधिकारी, ये IPS बदनाम कर रहे हैं। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी वो इस तरीके से आज माहौल बना हुआ है कि ये लोग हिंदू विरोधी थे और सिर्फ एक खास तबके को लेकर के चलते थे। लेकिन जब हमने आपके बारे में थोड़ा टटोलने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के पास जब आप परशुराम जयंती की अवकाश को लेकर के पहुंचे तो उन्होंने शायद बिना देर लगाए ही इसे घोषित कर दिया। देखिए, मैं साफ तौर पर मैं कहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी ऐसे लीडर थे जो जमीन से उठे थे। वो गरीबों की गरीबी को जानते थे, अन्याय के शिकार थे। वो किसके साथ अन्याय हो रहा है, कौन जरूरतमंद है, वो ऐसे नेता थे कि हमको अपना व्यक्तिगत नंबर दिए थे, हमारी बात हुआ करती थी। एक बार की आपको कहानी बताऊं कि मैं परिवार में चर्चा करता था तो अक्सर मैं कहता था कि माननीय मुलायम सिंह जी से हमारे अच्छे संबंध है, देखिए उनका नंबर है, अभी मैं मिलाता हूँ। तो मेरी लड़की एक बार कही कि पिताजी आप बार बार मुख्यमंत्री जी की चर्चा करते हैं, और उस समय वो कन्या विद्याधन के सरकार में मिल रहा था, तो उसने कहा कि मुझे कन्या विद्याधन नहीं मिला। हमने कहा रुको बात करता हूँ। मैंने फोन मिलाया, वो तुरंत उठा लिया, कहा हाँ त्रिपाठी जी बताओ। हम कही बाबू जी मेरी बिटिया है, वो कह रही है कि मुझे कन्या विद्याधन नहीं मिला है। तो कह दो फोन दो पूछे उससे, कह ठीक है फोन रख दो। काट दिए वो फोन। हम कहे कि बात भी कराए या कुछ आश्वासन भी नहीं दिए। हमको तकलीफ हुआ। ठंडक का महीना था। दूसरे दिन सुबह 8 बजे मैं आपको बताऊं गोरखपुर से चल करके सपा का जिलाध्यक्ष और BSA और हमारे यहाँ एक थे वो टीचर थे, हमारे इंटर कॉलेज के सामने उनका विद्यालय है, भागवत यादव, ये तीनों लोग मेरे दरवाजे पर आए। तो हम कहे बड़े सुबह मार साहब, उन दोनों को पहचान में नहीं रहा था। तो कहे कि एक चेक है देना। हम कहे किस चीज का? तो कन्या विद्याधन कौन? तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आया है। अब बताइए, आज तक मैं तरसता रह गया। 65 साल मेरी उम्र हो गई, इस तरह का अनुशोध किसी की सरकार में नहीं मिला। ये है माननीय मुलायम सिंह जी की कार्यप्रणाली। वही फोन अगर आज आप योगी जी को करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर कुछ मुलाकात नहीं हो सकती है, फोन की बात ही छोड़ दीजिए, मुलाकात करना बड़ा कठिन है। तो माननीय मुलायम सिंह जी का मैं बहुत मुरीद हूं व्यक्तिगत रूप से कि ये कार्य क्षमता उनके में थी, पहचानते थे। मुझको कई बार कहे कि तुम आओ मेरे साथ और मैं तुमको मंत्रिमंडल में शामिल करूंगा। हम कहें नहीं बाबू जी, हमारी वो नहीं है, मुझे सेवा भाव से संगठन बनाया हूं, संगठन सेवा भाव से चलने दिया जाए। तो कहीं ऐसा ना होता कि आज माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का मैं स्नेह पात्र था, संरक्षण था मेरे सर पे। वो भी मेरी मेहनत का सराहना करते थे कि ऐसे समय में आप मिले, आप जैसा संघर्षशील व्यक्ति, कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो कहीं आपको ये डर तो नहीं था कि अगर हम समाजवादी पार्टी में चले जाएं या मुलायम सिंह जी जो आपसे कह रहे हैं कि आके ज्वाइन कर लो, संगठन में आ जाओ, तो कहीं आपको ये डर तो नहीं था कि आपको भी समाज और विपक्षी पार्टियां ये कहने लगेंगी कि ये भी हिंदू विरोधी हो गए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई हमको हिंदू विरोधी ही कह करके देख ले, ये आपस की इन लोगों के एजेंडे हैं जिस पर राजनीति कर रहे हैं। ब्राह्मण से बड़ा समाजवादी कौन है?
जो सबको जोड़ के लेके चल, मैं पहले कह चुका हूं, जो सबको जोड़ के लेके चलता है वही समाजवाद की परिभाषा को चरितार्थ कर सकता है। आज भारी असंतोष है प्रदेश में कि योगी जी की सरकार जो है ब्राह्मणों से भेदभाव कर रही है, ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये असंतोष बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज में है। ठीक है, तो सर गोरखपुर के अंदर ठाकुरों और ब्राह्मणों को लेकर के 70, 80 और 90 के दशक में एक बड़ी जो अपराध की दुनिया थी वो कहीं ना कहीं कायम हो गई थी, क्योंकि ब्राह्मण उस समय ठाकुरों को पसंद नहीं कर रहा था और ठाकुर ब्राह्मणों को पसंद नहीं कर रहा था। इसी बीच दो नाम निकलते हैं, एक वीरेंद्र प्रताप शाही जी का और दूसरा हरिशंकर तिवारी। तो सर थोड़ा सा उस जमाने की बात को हमें बताएं, क्या था मामला? देखिए, ये रंग देना, समाज में लोग ठप्पा लगाने वाले अलग होते हैं। माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी मेरे गांव के एक तरह के पटीदार ही हैं वो। उस समय से मैं उनको जानता था जब वो बुलेट से चलते थे। अच्छा। अपराधी प्रवृत्ति उनकी नहीं थी, न उनके परिवार का पृष्ठभूमि रहा अपराधी। वो अपने माँ बाप के इकलौते लड़के थे, दुलारे थे, पढ़ाई वो यूनिवर्सिटी में करते थे। थोड़ा सा संगत कुसंगत का असर पड़ता है लोगों पर, जैसा रहेगा। वो अपना अकेले माँ बाप के थे, पिताजी उनके काफ़ी सज्जन थे, संत आदमी थे। पढ़ाई करते करते अपना रास्ता उनका रहा लोगों के साथ। अब उस समय जो चला या चल रहा था, तो एक वो कलेक्टर सूर्यनारायण त्रिपाठी थे गोरखपुर, और गोरक्षनाथ पीठ के बीच कुछ तनाव था। उसी में इनका उदय हुआ, छात्र राजनीति से। और अब इनका उपयोग कहाँ कैसे क्या करना था वो अपना उस काल की बात है, कैसे हुआ क्या गया उसमें मैं नहीं जाना। धीरे धीरे वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती गई। ये वर्चस्व की लड़ाई रही, क्योंकि एक तरफ हरिशंकर तिवारी जी थे सत्यनारायण जी के साथ, इधर पीठ से मुकाबला आम चर्चा का विषय बना रहा। उसी दौरान में मैं उसके पहले मैं बता दूं कि चाहे वो हरिशंकर तिवारी जी हों, चाहे वीरेंद्र प्रताप शाही जी हों, चाहे शिव प्रकाश शुक्ला जी, ये मुश्किल से 10 किलोमीटर की परिधि में ये तीनों अपराध जगत के बादशाह 10 किलोमीटर की रेंज के हैं, जिन्होंने देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने का कार्य। और लगभग मैं 2 केस जानता हूं। मैं शिव प्रकाश से तो कभी हमारे देखे देखा नहीं रहा, लेकिन इन दोनों लोगों के करीब भी मैं रहा, करीब से भी अध्ययन इन दोनों लोगों की मैं किया हूं। फिर ये लड़ाई, ये साथ ही वीरेंद्र प्रताप शाही भी शिष्य के रूप में पंडित हरिशंकर तिवारी जी के साथ रहे। बाद में हत्याएं एक दूसरे होती रही और बनते बनते बन गया कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर। जबकि वास्तविकता ये है कि हरिशंकर तिवारी जी के पास बांसगांव के तमाम क्षत्रिय बलवान लोग रहते थे। शूटर अगर कहा जाए तो भी इनके साथ क्षत्रिय समाज के लोग रहा करते। उनके भी साथ वीरेंद्र प्रताप शाही जी के भी साथ शीतल पांडे जी वगैरह तमाम ऐसे ब्राह्मण थे जो रहा करते थे। तो ये लड़ाई ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की नहीं थी, ये आपसी वर्चस्व की ठेकेदारी को और अपना स्थान कायम करने के लिए ये था। लेकिन रंग दे दिया गया ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय की। ज्यादा हत्याएं क्षत्रिय समाज की हुई, ब्राह्मणों की भी हुई, काफी समाज की क्षति हुई इन दो के वर्चस्व की लड़ाई। इसी में तीसरा सबसे दोनों से ताकतवर उत्पन्न हो गया शिव प्रकाश शुक्ला, और दोनों को, वो किसी का पक्षधर नहीं था, उसका अलग शौक था कि हम दोनों को मिटा करके तीसरी शक्ति के रूप में उभरेंगे। देखिए, हरिशंकर तिवारी या वीरेंद्र प्रताप शाही या शिव प्रकाश शुक्ला या विकास दुबे एक दिन में पैदा नहीं होते हैं। हर अपराधी को बढ़ाने में पुलिस का हाथ होता है। अगर पुलिस शुरू में टाइट हो जाए, कोई माई का अपराध जगत में बादशाह बनने का सपना नहीं देखेगा। ये प्रोटेक्ट करते हैं और लास्ट में कहते हैं कि समाज के लिए सरदर्द है।
हर गलत काम को बढ़ावा देने का काम पुलिस करती है। हरिशंकर तिवारी जी पर हम आते हैं, फिर चाहे वो राजनाथ जी की सरकार रही हो, मायावती जी की सरकार रही हो, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो, सभी में वो मंत्री रहे। तो ऐसा क्या मेल उनमें था, या कैसे वो सरकारों की जरूरत बन गए? ऐसा है, हरिशंकर तिवारी अगर ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की लड़ाई लड़े होते तो जो आप अभी कहे कि सभी सरकारों में वो मंत्री बने, तो मात्र ब्राह्मण की ओर से नहीं जीतते थे। वह एक लोकप्रिय और जनप्रिय नेता थे, हो गए थे जब राजनीति में आया, और अजेय कहे जाते थे जी। और स्वयं किसी पार्टी से टिकट लेकर के वो चुनाव नहीं लड़े, निर्दल लड़े, और स्वयं उन्होंने लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया और उसी से वो चुनाव लड़ते थे। वो किसी राजनीतिक दल के गुलाम बनकर के चुनाव नहीं लड़े थे। यही कारण था कि सभी सरकारों में उस समय जो भी सरकार आती थी पूर्ण बहुमत की नहीं रहती थी, इनको मिल जाता था। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और वो करके कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया भी। फिर तब हम माफिया चाहे अतीक अहमद की बात कर लें, विकास दुबे की बात कर लें, तो इन सभी को जेल पहुंचाने का काम किया, और उसके बाद ये देखा गया कि किसी न किसी रूप में इनका एनकाउंटर हो गया। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अपराधी किसी जात के नहीं होते, अपराधियों की एक अलग जाति है, चाहे वो किसी भी जात धर्म संप्रदाय वर्ग के हों, अपराधी समाज के दुश्मन है। लेकिन जो भी अपराधी आज बड़े बड़े अपराधी पड़े हुए हैं, एक जात विशेष को टारगेट करके जब न्याय का वो चलेगा तो निंदनीय होगा। मैं कहता हूं कि सिर्फ ब्राह्मण में ही, मुस्लिम में ही अपराधी नहीं ना, और भी जातियों में बड़े बड़े अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? होना चाहिए ना। जब शासक प्रशासक भेदभावपूर्ण कार्यवाही करेगा तो उसकी सुगबुगाहट जनता में जाएगी और उस पर कमेंट आएगा। जो आपने बात कही उससे मुझे अखिलेश यादव का एक बयान ध्यान में आता है, जहां पर वो ये कहते हैं कि ये सरकार एनकाउंटर करती है और उसके बाद उस एनकाउंटर को मैनेज करती है, कि अगर हमने मान लीजिए यादव का एनकाउंटर हो गया है, उसके बाद वो उसे मैनेज करने के लिए एक ठाकुर समाज या ब्राह्मण समाज या अपर कास्ट से भी एक को निपटवा देते हैं। ऐसा तो मैं नहीं देखा अभी तक कि जो मैनेज करने में किसी यादव की हत्या हो गई हो तो ब्राह्मण की जरूर हत्या हो जाएगी मैनेज करने में, लेकिन अन्य किसी जात का मैंने मैनेज करते हुए नहीं देखा। जो ही माननीय, यही तकलीफ की बात है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। कमान संभालने के बाद 15 दिन के भीतर ही सारी छुट्टियां आज इट इज रही, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम की छुट्टी, शिवरात्रि, ये सारा छुट्टी रही। सिर्फ भगवान परशुराम की जयंती पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक अवकाश को इन्होंने रद्द कर दिया। इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों में असंतोष और आक्रोश व्याप्त हुआ। तो जाते जाते अंत में मैं यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, अगर बात करें 2027 में पहला चीज़ ये कि क्या योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और दूसरा ये कि ब्राह्मण समाज आखिर किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको? पहला उत्तर ये कि क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे, ये भाजपा का विषय है। ठीक है, भाजपा आएगी कि नहीं आएगी 2027 में, ये भविष्य की गर्त में है। वर्तमान पर जो देखा जा रहा है, इसमें पूरे प्रदेश में ब्राह्मण अपने को अनाथ और असुरक्षित महसूस कर रहा है, और भेदभाव द्वारा किए जा रहे कार्यों से, और हर जिलों में, ब्लॉकों में, तहसीलों में प्रशासनिक गुंडागर्दी जो कर रहे हैं अधिकारी, इससे त्रस्त है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, निश्चित रूप से लेना चाहिए। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।